हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले, है ना। यानी कि हमारे पास जो सेक्सुअल डिवीजन है, यानी हम लोग कास्ट कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, इससे रिलेटेड चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज चूंकि चैप्टर 3 यहाँ पे ओमिटेड है, डिलीटेड पोर्शन है। ये जो पहले वाली जो किताब थी सिविक्स का, उसमें टोटल 8 चैप्टर थे, जिसमें से 3 चैप्टर को कर दिया गया डिलीट। यानी फिलहाल हम लोग को टोटल इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स का डिस्कशन पहले ही कर चुका है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा चैप्टर्स यानी कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 चैप्टर हो चुका है, उसके बाद ये चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चूंकि एमसीक्यू सारा डिस्कशन लगभग हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं वो अधिकांश किस हिस्से से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका एक क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, यानी कि 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है लैंगिक असमानता, है ना, सेक्सुअल इनइक्वालिटी या सेक्सुअल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, या सेक्सुअल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या है कि जब पुरुष एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, ठीक है। हाँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है। लैंगिक असमानता या शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, खान पान के स्तर पर, पढ़ाई या फिर कह सकते हैं शादी विवाह, किसी भी मुद्दे पर अगर मान लीजिए दोनों में भेदभाव किया जाता है, तो इसी भेदभाव को हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो आज जो है भ्रूण हत्या अपराध हो रहा है, ठीक है ना, भ्रूण हत्या हो रही है, इस तरह की घिनौनी अपराध हो रही है। तो ये क्यों है? महिलाओं के साथ किया जा रहा है, ठीक है। यानी पुरुष के साथ उस तरह के भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं हैं उसको हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक। सामाजिक विषमता कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। तो ये हमारे पास एमसीक्यू का सवाल हो सकता है, ठीक है, ये हमारा एमसीक्यू में हो सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमसे पूछा जाता है कि पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। पितृ प्रधान यानी कि यहाँ पर पैट्रियार्की, ये सवाल और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग फैमिली लॉ कहते हैं, इसको हम लोग पैट्रियार्की कहते हैं। तो पितृ प्रधान का मतलब होता है कि पिता की प्रधानता या शासन, और इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाना, पुरुषों को ज्यादा शक्ति दिया जाना, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग पितृसत्तात्मक सोच कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पुरुष हैं वो प्रधान है। हमारे भारत सभ्यता को, भारत का देश को पहले पुरुष प्रधान देश भी माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 कि पारिवारिक कानून क्या है, फैमिली लॉ क्या है। तो कह सकते हैं कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े जितने भी मसले हैं, जितने भी संबंधित कानून है या पारिवारिक कानून है, उसे हम लोग पारिवारिक लॉ कहते हैं, यानी पारिवारिक कानून कहते हैं, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। ईसाई के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग यहाँ पर कानून की व्यवस्था बनाई गया है, यानी कि पारिवारिक कानून, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपसे पूछा जाता है यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए अल्पसंख्यक और नारीवादी। ये सवाल आपसे ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12। तो अल्पसंख्यक क्या है? तो धर्म, भाषा के आधार पर किसी राज्य में रहने वाले लोगों का वह समूह जो बहुमत या बहुसंख्या में होते हैं, ठीक है, उसे बहुमत या बहुसंख्या में कम होते हैं, ठीक है, माने उनकी आबादी कम होती है। तो जिनकी आबादी कम होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे, यानी कि माइनॉरिटी कहते हैं। अल्पसंख्यक या फिर क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नारीवादी क्या होती है, ठीक है, फेमिनिज्म यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट या फेमिनिज्म क्या होती है? तो समाज के वैसे लोग जो महिला एवं पुरुष का, ठीक है, महिला एवं पुरुष का समान अधिकार यानी इक्वल राइट का बात करते हैं, और समान मौके, अधिकार, अवसर की बात करते हैं, आयुष्य व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग नारीवादी कहते हैं। और जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग नारीवाद कहते हैं, यानी कि फेमिनिज्म कहते हैं, ठीक है। जातिवाद यानी कि कास्टिज्म क्या है? ये भी सवाल आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति, निम्न जाति के बीच जो सामाजिक तनाव पैदा होती है, किसी प्रकार का भेदभाव होता है, किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण वहां पे बातें की जाती है, तो इसको हम लोग जातिवादी कहते हैं। जैसे अगर पुराने काल में अगर बात किया जाए
तो जाति को अलग अलग आधार पे बांट दिया गया था, ठीक है, जाति एवं समुदाय को। जैसे उच्च वाले जो वर्ग होते थे उनको हम लोग ब्राह्मण भी कह देते थे, ठीक है, ब्राह्मण होता था, एक नंबर में ब्राह्मण, दूसरे में क्या आते थे तो बोलेंगे क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य लोग आते थे, जबकि चौथे में क्या आते थे शूद्र। पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था, अब कह सकते हैं दूसरा हमारे पास राजा महाराजों से संबंधित, ठीक है, यानी कि क्षत्रिय, और तीसरा होता था यहाँ पर क्या तो बोलेंगे वैश्य, यानी जो बिजनेस व्यापार करते थे, और चौथा होता था यहाँ पे शूद्र, यानी जिनका कोई काम ही नहीं होता था, अच्छा उनका काम ऐसा होता था लोगों की सेवा करना, गंदगी साफ करना, ठीक है, शूद्र। तो इस तरीका से जाति व्यवस्था पहले बांटा जाता था। तो उच्च जाति नीच जाति के भेदभाव के आधार पर जो बातें की जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग जातिवाद की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है श्रम का लैंगिक विभाजन से आपका क्या तात्पर्य है। लैंगिक विभाजन, तो लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल डिवीजन, ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें बोला जाता है कि घर के अंदर आमतौर पर कौन काम करेंगी, महिलाएं, परिवार की औरतें, जबकि घर के बाहर पुरुष लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो श्रम यानी काम का जो विभाजन है लिंग के आधार पर, उसे हम लोग श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 50 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनको समान या बराबर रूप से, है ना, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो इसी अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, क्या बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मार्क्स वाले अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है कि 2 कारण दीजिए, ठीक है, 2 कारण दीजिए। और कौन सी कारण देनी है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जिससे जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो पहला कारण सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पहला कारण क्या है हमारे पास, संसदीय चुनाव में या संसदीय चुनाव क्षेत्र में जाति का बहुमत का न होना, यानी किसी विशेष जाति के लोग जो हैं इतनी ज्यादा भी उनकी संख्या नहीं है कि मतलब वो सारे लोग जीत भी जाते हैं, सारे लोग का वोट एक साथ भी पड़ता है तो चुनाव में विजय प्राप्त कर ले। यानी विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को अनेक जातियों पर, दूसरे जातियों पर, दूसरे धर्मों पर, दूसरे सांप्रदायिक मतदाताओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यानी अगर जाति के आधार पर कह सकते हैं कि अगर नतीजा तय करना है या सरकार को बहुमत में लाना है तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। दूसरा कारण, जातियों और समुदायों की एक पसंद न होना, यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सत्तारूढ़ दल है, यानी जिन पावर शेयर करते हैं, ठीक है, यानी जो सत्ता में शामिल होते हैं, शासकीय दल हैं या जो सांसद है, विधायक है, तो अक्सर इनको हार का भी सामना करना पड़ता है। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जात की राजनीति पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समुदाय के आधार पर राजनीति पसंद नहीं करते। तो आमतौर पे जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना काफी लोगों को या काफी जो उम्मीदवार होते हैं उनको भारी पड़ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीत पाना लगभग संभव नहीं है। कम से कम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे विविधताओं से भरा हुआ जो देश है, वहां पे तो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जाता है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या स्टेप लिया गया है, तो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पहला। दूसरा, महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। लेकिन याद रखेंगे फिलहाल ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में है, ठीक है, ये सारे जगह लागू अभी भी नहीं है। 2006 में कानून बना घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, ठीक है, एवं 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम। और चौथा है कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित करना। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 4 कदम देखिए जिसमें भारत सरकार ने इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हुए हैं, ठीक है। ये महिलाओं के पक्ष में है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार ने भी एक कानून बनाया है। ये सारे चीजों पर हम लोग गौर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10,
तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। उसमें पूछा जाता है कि भारत में महिलाओं का निम्न और दयनीय स्थिति, उनकी जो स्थिति बहुत खराब है, कारण बताइए। तो पहला क्या है, महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम होना, कम से कम पुरुषों की तुलना में स्थिति बहुत खराब है, साक्षरता दर महिलाओं का बहुत खराब है। दूसरा, महिलाओं में लैंगिक असमानता होना, यानी समाज में दोनों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर लड़का है तो ज्यादा महत्व दिया जाएगा, और लड़की है तो उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा कारण क्या है, महिलाओं की उपेक्षा करना, राजनीति में भागीदारी कम होना, सामाजिक भेदभाव होना, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा कारण हो सकता है यहाँ पर। तो ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि और कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है उसका अलग अलग रूप का वर्णन करें। और साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है यहाँ पर कि भारत की जो विधायिका है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है, कि भारत की जो विधायिका होती है वहां पे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रतिनिधित्व होता है, उसका स्थिति क्या है। और भारत में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम होने के क्या क्या कारण, ठीक है। तो भारत की जो राजनीति है उसमें प्रतिनिधित्व बहुत कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारत की जो विधायिका है वहां पे महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है, यानी कह सकते हैं कि लोकसभा में महिलाओं की जो गिनती है वो 10% से भी कम है। और अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात करेंगे तो उसमें 5% से भी कम है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं का राजनीति में जो वर्चस्व है, उनका जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। और उसके कारण क्या है, तो उसके हम लोग 4 कारण यहाँ पे देखते हैं। पहला कारण यहाँ पे क्या है कि अधिकांश महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता है। दूसरा है महिला में शिक्षा का अभाव। और तीसरा है राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल द्वारा उनकी संख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते हैं, ठीक है। यानी जितनी महिला होती हैं पार्टी के अंदर उस अनुपात में उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो महिलाएं सीमित हो जाती हैं। और चौथा कारण यहाँ पे क्या बनता है कि महिलाओं में राजनीति के प्रति जो जागरूकता है, यानी उनके पीछे अवेयरनेस है, ठीक है, जो अवेयरनेस है उसमें भी कमी होती है। तो ऐसी कुछ कारण हैं जिसके कारण भारत में जो महिलाएं हैं वो राजनीति में बहुत कम प्रभावशाली हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें से भारत में स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है या वे कमजोर स्थिति में रहें। तो पहला कारण क्या है, समाज में महिलाओं का निम्न स्थान। या हमारा भारतीय समाज जो है वो क्या है, तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है। आज भी आजादी के 70-80 साल करीब करीब हो गए, है ना, और फिर भी हमारे पास ऐसी स्थिति हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया, समाज में महिलाओं का निम्न स्थान होना, यानी कि निचला स्तर होना। दूसरा कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, कि बालिकाओं के प्रति उपेक्षा, यानी जो लड़कियां हैं उनको भेदभाव किया जाता है, लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है, जबकि लड़की के जन्म पर परिवार जो है मातम मनाता है, क्योंकि उसको परिवार में बोझ माना जाता है। तो समाज में ऐसी जो कुप्रथा है जिससे लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तीसरा कारण क्या है, महिलाओं की शिक्षा की अवहेलना की जाती है। अगर फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब पुरुषों का, ये 2011 का डेटा है, ठीक है, ये जहाँ पे डेटा है 2011 का सर्वे का है। तो आज अगर पुरुषों की बात करेंगे तो 76% पुरुष जो है 2011 के डेटा के आधार पर पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, जबकि महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 54% है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा में काफी हद तक अवहेलना किया गया है। चौथा कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो चौथा कारण क्या है कि काम में एक जैसा अवसर न होना, ठीक है, काम में एक जैसा अवसर न होना, यानी कि पुरुष को और महिला को अलग अलग तरह के काम दिए जाते हैं। महिलाएं ज्यादातर असंगठित संस्था में संलिप्त होती है, जबकि पुरुष जो होते हैं उनके पास रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर होता है। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर मजदूरी भी नहीं दिया जाता, उनको वेतन भी समान नहीं दिया जाता, जबकि कार्य जो होती है समान किए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होना, यानी जो संख्या है वो 5% से भी कम है। तो इस तरह के विशेष कारण है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वो जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन करते हैं, ठीक है। यानी उनको जो जाति लगता है कि उस जाति से वोट ज्यादा मिलेगा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वैसे उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। उसी प्रकार
अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सभी मंत्री चाहते हैं या सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जाति का कोई आदमी मंत्री बने ताकि हमारे जाति का उत्थान हो जाए। उसके बाद क्या होता है, जातीय आधार पर, है ना, राजनीतिक दल जो होते हैं सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी लोगों को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित करवा देती है। और साथ साथ में जो कमजोर जाति के लोग हैं ना, यानी जिनको पहले कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी वैसे लोग जो अनुसूचित के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं दलित समुदाय में आते हैं, तो उनका आमतौर पे राजनीति में सक्रिय हो जाना या राजनीति में क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि मतलब रुझान होना करीब करीब कम हो जाता है। उनका जो अभिरुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, कम रहता है। ये भी एक कारण बन सकता है यहाँ पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि चुनाव में जातीय भेदभाव लगभग होता ही होता है, ठीक है। उसके साथ आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि नारी की समाज में दयनीय स्थिति, ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक है। तो नारी की समाज में दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है? तो मेन कारण यहाँ पे क्या है, तो कह सकते हैं कि नारी की समाज में दयनीय स्थिति का महत्वपूर्ण कारण है, पहला है शिक्षा का अभाव, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं पर्दा प्रथा, है ना, आज भी हमारे पास बुर्का सिस्टम यहाँ पे है, पर्दा सिस्टम हमारे पास है, बहुत सारी प्रथाएं आज भी, दहेज प्रथा आज भी हमारे पास जिंदा है, ठीक है। तो कुछ समाज में अभी भी जो महिलाएं होती है वो पर्दे के पीछे ही रहती हैं, ठीक है। उसके साथ दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या अपराध है, ठीक है। तो दहेज प्रथा के साथ साथ क्या हो गया, भ्रूण हत्या अपराध हो गया। तो ये सारे हमारे पास जो होती है एक कारण बनती है। उसके साथ हमारे पास पुराने अगर उदाहरण हम लोग ले तो पुराने उदाहरण में कुछ हमारे पास प्रसिद्ध कारण आते हैं, सती प्रथा जैसी व्यवस्था, बाल विवाह जैसी व्यवस्था, यानी लड़कियों को कम उम्र में ही शादी करवा देना, बाल विवाह। और सती प्रथा मतलब अगर पति का देहांत हो जाता है किसी भी वजह से, उसके साथ साथ पत्नी को भी आग में जला देना। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं अब लगभग कम दिखाई देती है, लगभग ना के बराबर दिखती हैं, ठीक है। फिर भी उसके साथ साथ क्या होता है कि लड़कियों की जो विवाह है उसकी जो न्यूनतम उम्र पहले 18 वर्ष थी, अभी भारत सरकार ने इसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। लड़का हो या लड़की, उसका जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, इसके पहले अगर शादी विवाह करवा दिया जाता है तो कह सकते हैं यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्तर पे, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्तर पे भी यहाँ पे लड़कियां विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं जनसंख्या में दृष्टि से भी स्त्री पुरुष में मतभेद है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है उसमें भी असर पड़ा। अगर 1901 की डेटा अगर दिया जाए तो 1000 पुरुष में 972 महिलाएं थी, जबकि 2001 की अगर बात किया जाए तो 1000 में से 933 लगभग है, ठीक है, 933। अगर हम लोग यहाँ पे 2011 और 2021 का भी अगर तुलना कर देंगे, है ना, तो और भी हम लोग का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सेक्स रेशियो है, यानी कि महिला पुरुष का जो अनुपात है वो भी और कम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर, यानी जो जन्म के समय या तो माता की मृत्यु हो जाए या फिर कह सकते हैं कि बच्चे का मृत्यु हो जाए 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले। उसी प्रकार स्त्री भ्रूण हत्या है, स्त्री शिशु गर्भपात है, पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कारण हैं जिसके वजह से महिलाएं का जो स्थिति है आज भी हमारे पास भारतीय संदर्भ में और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत खराब है, ठीक है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो उत्तरदायी हैं कि नारी की समाज में जो दयनीय स्थिति है, जो मेजरेबल कंडीशन है, बहुत भयावह खराब स्थिति है, उसके लिए सारे प्रमुख कारण हैं जो हम लोग को दिखना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखा यहाँ पर सिविक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इनको आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।